नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आशीष कुमार कोस्ट अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर जोन जबलपुर में आपका स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सुचालक और कुचालक पदार्थ क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, जो पदार्थ अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वो विद्युत के सुचालक या अच्छे चालक होते हैं, और इसके विपरीत जो पदार्थ अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने नहीं देते हैं वो कुचालक कहलाते हैं। सुचालक पदार्थ में धातुएं होती हैं, लोहा, तांबा, पीतल, चांदी, और कुचालक पदार्थ में लकड़ी, प्लास्टिक जैसे पदार्थ होते हैं जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है। इसके पश्चात कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं। प्लास्टिक तथा लकड़ी विद्युत का चालन नहीं करते, और हम संपरीक्षित या टेस्टर से केवल उन पदार्थों में विद्युत चालन को हम चेक कर सकते हैं कि उसमें विद्युत चालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है, क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं? तो देखिए, द्रवों में विद्युत चालन संबंधी जो परीक्षण है उनको हम करते हैं। द्रव अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने नहीं देते हैं या होने देते हैं, या हम संपरीक्षित की सहायता से प्रयोग करके हम देख सकते हैं, और सेल के स्थान पर हम बैटरी का प्रयोग करके इसको प्रयोग करके देख सकते हैं। तो जब कोई द्रव अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने नहीं देता है तो जो परिपथ है वो पूर्ण नहीं होता है, और यदि कोई द्रव अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है तो ये परिपथ पूर्ण हो जाता है। तो ये नॉर्मली देखा जाता है कि जो शुद्ध वाटर है वो पानी का वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जब उसमें अशुद्धियाँ मिल जाती हैं, विशेषकर HCl या NaCl वगैरह मिल जाती हैं, तो विद्युत को वो अपने में से प्रवाहित होने देता है और परिपथ पूर्ण हो जाता है। इसके पश्चात नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक है, देखिए, द्रव विद्युत को परिपथ को प्रभावित करते हैं या नहीं करते हैं। इसके पश्चात एक और महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे हम। देखिए, विद्युत बल्ब में प्रकाश किस तरह उत्पन्न होता है इसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया है कि बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर दीप्त क्यों होता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का जो तंतु होता है वो उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है, और यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है तो तंतु पर्याप्त गर्म नहीं हो पाता, जिससे कि बल्ब प्रकाश नहीं दे पाता है। या इसके अतिरिक्त यदि कोई पदार्थ विद्युत का चालन कर सकता है परंतु यह संभव हो कि वह धातुओं की भांति आसानी से विद्युत का चालन न कर पाता हो, जिसके कारण संपरीक्षित का परिपथ तो पूर्ण हो जाता है परंतु इसमें फिर भी प्रभावित होकर विद्युत धारा को प्रदीप्त करने के लिए दुर्बल प्रवाहित विद्युत धारा बल्ब को प्रदीप्त करने के लिए दुर्बल हो। क्या हम कोई ऐसा, मतलब ये है कि देखिए, किसी भी बल्ब में जो टंगस्टन का जो तंतु लगा होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। टंगस्टन या नाइक्रोम का जो तंतु होता है वो महत्वपूर्ण होता है, और उसमें जो प्रतिदीप्त उत्पन्न होती है उससे उसके अंदर भरी हुई नाइट्रोजन गैस जो है वो प्रकाश उत्पन्न करती है। इसके पश्चात हमको देखना है, देखिए, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई जो है वो विक्षेपित हो जाती हैं, और इससे मालूम चलता है कि जो परिपथ है उसमें चुंबकत्व उत्पन्न हो गया है। इसके पश्चात LED या संपरीक्षक में संबंधी कुछ परीक्षण दिए हुए हैं जिससे कि हम प्रकाश विद्युत प्रवाह के बारे में अध्ययन कर सकते हैं।
इसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। आप चित्र 14.2 के संपरीक्षक में विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी या प्रकाश उत्सर्जक डायोड को प्रयोग कर सकते हैं। एलईडी जो है उसका एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि यह दुर्बल विद्युत धारा होने पर भी दीप्त हो जाता है। एलईडी के साथ दो तार जुड़े होते हैं और एक तार दूसरे की अपेक्षा लंबा होता है। एलईडी को किसी परिपथ में जोड़ते समय लंबे तार को सदैव बैटरी के धन टर्मिनल से तथा छोटे तार को ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है एलईडी के बारे में। इसमें जो लंबा तार है उसको हमेशा धन परिपथ से या धन बैटरी टर्मिनल से जोड़ा जाता है और जो छोटा तार होता है उसको हमेशा ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है। और एलईडी की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि अगर परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल भी है तो भी यह दीप्त होता है। इसके पश्चात नेक्स्ट पेज में हमारे पास एक सारणी हमको दी है। देखिए, सारणी के आधार पर हमको अध्ययन करना है। सारणी ये संबंधित है सुचालक और कुचालक द्रव पदार्थ से। तो नींबू का रस में चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, हाँ, तो ये अच्छा चालक है। इसी तरीके से आपको प्रयोग करके देखना है। ये एक्सपेरिमेंटल है, ये हमारे कॉन्सेप्ट के लिए काम का नहीं है। इसके पश्चात देखिए, आसुत जल के बारे में है कि अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं कुछ विशेष परिस्थिति में। इसलिए पदार्थों को चालकों तथा विद्युत रोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा सुचालक तथा हीन चालक के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो विशेष परिस्थितियों में चालक का कार्य करते हैं और सामान्य परिस्थितियों में कुचालक का कार्य करते हैं। इसलिए उनको डायरेक्टली कुचालक नहीं कहा जा सकता। जैसे हम आसिड जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है जो विद्युत का अच्छा चालक है। और जो जल हमें नलों, हैंडपंपों, कुओं, तालाबों आदि से प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता है। इसमें अनेक लवण मिले होते हैं और खनिज लवणों की थोड़ी सी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए यह जल विद्युत का सुचालक होता है। इसके विपरीत अशुद्ध जल लवणों से मुक्त होने के कारण हीन चालक होता है। साधारण लवण को अशुद्ध जल में घोला जाता है तो उसे अच्छा चालक बना देता है। इस प्रकार इसके पश्चात हम देखेंगे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो विद्युत धारा कौन कौन से रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में अध्ययन के लिए ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम निकलसन ने दर्शाया था यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बन जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ हमको देखनी है वो ये है कि किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रोडों में बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप भी प्राप्त होते हैं। विलयन के रंग में परिवर्तन हो जाता है। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग में लाए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करती है। ये विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव कहलाते हैं। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमको यहाँ दिया हुआ है, जिसको कि विद्युत लेपन या यशत लेपन कहते हैं। कि क्या होता है ये हम देखेंगे। देखिए, विद्युत लेपन एक विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की वह क्रिया है जिसमें कि इलेक्ट्रोडों का चयन और विद्युत विलयन का चयन इस प्रकार किया जाता है कि एक धातु के ऊपर दूसरी धातु को हम स्थापित कर सकें। इसमें कम क्रियाशील धातु के ऊपर अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे कि उसकी वो परत को प्रोटेक्टर करता है। जैसे एग्जाम्पल इसमें गिवन है, जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर तथा सल्फेट में विलयोजित हो जाता है और स्वतंत्र कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित हो जाता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। लेकिन दूसरे इलेक्ट्रोड से जो तांबे की प्लेट से बना है समान मात्रा का कॉपर विलयन में घुल जाता है। इस प्रकार विलयन से कॉपर कम होता है, वह विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है।
इसका अर्थ हुआ कि विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित हो जाता है। इसके पश्चात विद्युत लेपन है। तो विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। विद्युत लेपन अत्यधिक उपयोगी प्रक्रम है। उद्योगों में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरी धातु की पतली परत विलेपित करने के लिए इसका व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। विलोपित की जाने वाली धातु की परत में कुछ ऐसे वांछित गुण होना चाहिए जो उस वस्तु की धातु में नहीं होते जिस पर निक्षेपित किया जाता है। जैसे अनेक वस्तुएं, जैसे कार के कुछ भाग, स्नान गृह की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहिए की रिम आदि में क्रोमियम का लेपन किया जाता है, क्योंकि क्रोमियम जो है वो क्रोमियम में जंग नहीं लगती है, जंग से सुरक्षित होती है। क्रोमियम चमकदार दिखाई देती है, संक्षारित नहीं होती और खरोंचों का प्रतिरोध करती है। तथापि क्रोमियम महंगा है, तो किसी भी वस्तु को पूर्णतः क्रोमियम से बनाने से की अपेक्षा अच्छा है कि उस पर उसकी परत चढ़ा दी जाए। इसके अतिरिक्त आभूषण बनाने वाली सस्ती धातुओं पर चांदी तथा सोने का विद्युत लेपन करते हैं। ये आभूषण देखने में सोने चांदी के जैसे लगते हैं, लेकिन मूल्य में सस्ते होते हैं। इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टिन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है। टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है और इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते और खराब होने से बच जाते हैं। इसके अतिरिक्त पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का प्रयोग किया जाता है और लोहे में संचारित जंग लगने की प्रकृति होती है, अतः इस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। तो इस प्रकार से विद्युत लेपन की प्रक्रिया होती है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में इतना ही। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे और समझ में आया तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।